हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, हम बात कर रहे थे राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ रियासत के इतिहास की आपसे बात कर रहे थे। मेवाड़ रियासत का इतिहास हमने स्टार्टिंग से शुरू किया, गुहिल से स्टार्ट किया और लास्ट जो हमने आपसे बात की थी वो बात की थी मेवाड़ के जो शासक हैं। देखो, मैं बात करता हूं मेवाड़ का गुहिल जो राजवंश है, मैंने आपको बताया था कि मेवाड़ का गुहिल जो राजवंश है, ये मेवाड़ के शासक हुए रण सिंह। कौन हुए? मेवाड़ के शासक रण सिंह के समय में, रण सिंह के समय में गुहिल जो राजवंश है ये दो शाखाओं में डिवाइड हुआ। ठीक है, कितनी शाखाओं में? दो शाखाओं में डिवाइड हुआ। एक शाखा कहलाई रावल शाखा, ठीक है, और दूसरी शाखा कहलाई राणा शाखा। देखिए, ये डिवाइडेशन जो हुआ ये 1158 ईस्वी में हुआ। ठीक है, जनरली रावल शाखा जो है इसके पहले शासक बने रावल छेम सिंह। कौन बने? रावल छेम सिंह। ठीक है, रावल छेम सिंह। और इधर मैं बात करता हूं राणा शाखा जो इसके पहले शासक बने राहप। कौन बने? राहप। इस राणा शाखा का जो शासन स्टार्ट हुआ वो सिसोदा ग्राम से स्टार्ट हुआ। कौन से ग्राम से? सिसोदा ग्राम से शासन स्टार्ट हुआ। इसलिए इस शाखा को सिसोदिया शाखा के नाम से भी जाना जाता है। सिसोदिया। कौन सी शाखा? सिसोदिया शाखा। ठीक है, दूसरी ओर हम बात करते हैं रावल शाखा का शासन स्टार्ट हुआ कहां से? मेवाड़ से। और मेवाड़ पर शासन कंटिन्यू चलता रहा इनका। मैंने देखो लास्ट वीडियो क्लास में आपको एक शासक बताए थे रावल समर सिंह। रावल समर सिंह। रावल समर सिंह जो है इनका शासन काल था 1273 से 1302। ठीक है, और उसके बाद देखो मैंने बात की थी कि भाई रावल समर सिंह जो है इनके दो पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम था रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह, और दूसरे पुत्र का नाम था रावल कुंभकर्ण, रावल कुंभकर्ण। और देखो रावल कुंभकर्ण के बारे में मैंने आपको बताया था कि कहां के शासक बने? नेपाल के शासक बने। ठीक है, देखो ये नेपाल चले गए। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं रावल रतन सिंह के बारे में। यहां तक हम लास्ट वीडियो क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो अगले शासक जो मैं जिसके बारे में बात करने जा रहा हूं वो शासक है हमारे कौन? रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह। देखो रावल रतन सिंह जो है इनका शासनकाल हम देखते हैं 1302 से 1303। 1302 से 1303 इसका क्या है? शासनकाल है। देखो जनरली रावल रतन सिंह जो है इनके बारे में हम बहुत डिटेल से आगे बात करते हैं। रावल रतन सिंह जो है इनके समकालीन दिल्ली के शासक, इनके समकालीन दिल्ली के शासक कौन हैं? दिल्ली के शासक हैं अलाउद्दीन खिलजी। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। देखो अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के मध्य संघर्ष जो है इसके बाद में करता हूं। एक ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है पद्मावत। कौन सा ग्रंथ? पद्मावत। पद्मावत जो ग्रंथ है इसकी रचना 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। देखो मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं दिल्ली के शासक हुए हैं शेरशाह सूरी। कौन हुए हैं? दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी के समकालीन ये विद्वान हुए हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इन्होंने 1540 ईस्वी में ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ? पद्मावत। ठीक है, इस ग्रंथ के अनुसार मैं आपसे बात कर रहा हूं। ठीक है, इस ग्रंथ के अनुसार मैं अगर आपसे बात करता हूं तो देखिए यह ग्रंथ कहता है, एक कहानी मैं आपको सुना देता हूं। इस ग्रंथ के अनुसार रानी पद्मनी जो है वो कहां की राजकुमारी थी? सिंगलदीप। सिंगलदीप मतलब वर्तमान हम कह सकते हैं श्रीलंका। वर्तमान श्रीलंका की राजकुमारी थी।
ठीक है। इनके पिता का नाम था गंधर्व सेन। पिता कौन थे? गंधर्व सेन। माता की बात की जाए तो माता थी चंपावती। क्या नाम था? माता का नाम क्या था? चंपावती। देखो, माना जाता है कि सिंगल द्वीप में जो रानी या राजकुमारी जो पद्मनी है, राजकुमारी पद्मनी का एक तोता था। ठीक है, वो तोता जो है किसी जनरली पद्मनी के महलों में निवास करता था। हुआ क्या कि उस तोते को किसी शिकारी ने पकड़ा। शिकारी ने पकड़कर उसको बाजार में बेच दिया। वो तोता सिंगल द्वीप से बाजार के माध्यम से होता हुआ चित्तौड़गढ़ के जो शासक हैं रावल रतन सिंह की जो पत्नी है, इनका नाम था नागमती। क्या नाम था? नागमती। रावल रतन सिंह की पत्नी नागमती जो है, इन्होंने बाजार से एक हम बात करते हैं गागरूनी तोता या इसी को बोलते हैं हम हीरामनी तोता या गागरनी जो तोता है, बेसिकली राजस्थान में गागरून क्षेत्र में मिलता है। वैसे इसको हीरामनी तोता बोलते हैं। ये जो तोता है, ये हुबहू मानव की आवाज में या हुबहू मानव की आवाज जैसा बोलने में क्या है? सक्षम होता है। ठीक है, वर्तमान में भी गागरूनी तोते गागरून क्षेत्र में मिलते हैं। इसे IUCN की रेड डाटा बुक में, इसे 2015 में IUCN की रेड डाटा जो बुक है, उस बुक में इसको गोंडावन के साथ साथ शामिल किया गया है। रेड डाटा बुक में उन्हीं वनस्पति और वन्य जीवों को शामिल किया जाता है जो विलुप्त होने के कगार पर हो। ठीक है, तो ये ऐसा माना गया कि गागरूनी तोता मतलब रानी पद्मनी का जो गागरूनी तोता है या रानी पद्मनी का जो हीरामनी तोता था, वो शिकारियों के हाथ लगा। शिकारियों ने उसको बाजार में बेच दिया। बाजार से होता हुआ वो किसने खरीदा? रावल रतन सिंह की पत्नी नागमती ने अपने महल में इसको पिंजरे में रख दिया। देखो, नागमती जो है एक दिन अपने महल में साजो श्रृंगार कर रही थी। उस समय ये जो तोता है, हीरामनी तोता जो है, इसने हंसकर बोला कि इस प्रकार से जिस प्रकार से आप साजो श्रृंगार कर रही हैं, इतना साजो श्रृंगार करने के बावजूद भी आप कोई बहुत ज्यादा सुंदर नहीं लग रही हैं। आपसे कहीं ज्यादा सुंदर तो हमारे देश सिंगल देव की राजकुमारी जो है, वो बिना साजो श्रृंगार के सुंदर लगती है। बहुत ज्यादा सुंदर है, आप तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बात अब जिस महिला का नाम नागमती हो और उसके सामने दूसरी महिला की सुंदरता का वर्णन किया जाए। ठीक है, महिलाओं को दूसरी की सुंदरता वैसी पसंद नहीं होती है जनरली। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में नागमती को बड़ा अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि भाई इस तोते को तत्काल प्रभाव से मेरे जो महल है इसे बाहर निकाल दो या बाहर रख दीजिएगा। ठीक है, देखो, इस हीरामनी तोते को बाहर निकालकर, या हम कहें कि भाई नागमती ने अपने महल से दूसरे महल में शिफ्ट करवा दिया, दूसरे महल में इसके पिंजरे को रखवा दिया। एक दिन इसको मौका लगा। ये मौका जब इस तोते को पिंजरे से बाहर आने का मौका लगा तो ये पहुंचा किसके पास? रावल रतन सिंह के पास। रावल रतन सिंह से कहा कि ठीक है, हम मानते हैं नागमती आपकी पत्नी बहुत सुंदर है, बट नागमती जितना साजो श्रृंगार करने के बाद सुंदर दिखती है, उससे कहीं ज्यादा सुंदर जो है हमारे देश सिंगल देश की राजकुमारी, सिंगल द्वीप जो है, सिंगल देश की जो राजकुमारी है पद्मनी है। ठीक है, इतनी सुंदर है कि शायद उससे ज्यादा सुंदर इस संसार में कोई नहीं है। तो काफी प्रभावित हुए रावल रतन सिंह की। अच्छा, ये बात है। ऐसी परिस्थिति में रावल रतन सिंह के बारे में कहा जाता है, माना जाता है कि ये कहाँ चल दिए? सिंगल द्वीप चल दिए। और सिंगल द्वीप में ये एक वेश बदलकर, साधु का वेश बदलकर वहां पहुंचे। कुछ समय इन्होंने वहां सिंगल द्वीप में व्यतीत किया। उसके बाद सिंगल द्वीप के राजा जो हैं गंधर्व सेन, उनको पता चला कि ये मेवाड़ रियासत या चित्तौड़गढ़ के शासक हैं। ठीक है, उस परिस्थिति में रावल रतन सिंह से रानी पद्मनी का क्या कर दिया? विवाह कर दिया गया। और इस प्रकार से रानी पद्मनी जो है सिंगल द्वीप से कहां आई? चित्तौड़गढ़ आई। देखो, मैं जो भी बातें कर रहा हूं वो अकॉर्डिंग टू ग्रंथ पद्मावत की बात कर रहा हूं। ठीक है, देखो, रानी पद्मनी जो है, रानी पद्मनी के चाचा और भाई, चाचा और भाई कौन थे? गोरा और बादल। ये भी सिंगल द्वीप से कहां आए? चित्तौड़गढ़ आए। ठीक है,
देखो इसी दौरान फिर हम आगे बात करते हैं। रावल रतन सिंह जो है, इनके दरबार में एक दरबारी तांत्रिक या दरबारी ब्राह्मण था। रावल रतन सिंह का दरबारी ब्राह्मण नाम था राघव चेतन। क्या नाम था? राघव चेतन। किसी बात को लेकर राघव चेतन का रावल रतन सिंह ने अपमान किया। देखो जनरली हम मानते हैं कि भाई एक बार रात्रि के समय राघव चेतन से रावल रतन सिंह ने पूछा कि भाई आज कौन सा दिन है, तो जनरली अमावस्या का दिन था, लेकिन इन्होंने क्या बोल दिया कि आज दूज है। ठीक है, रावल रतन सिंह को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कि भाई इतना अंधेरा है, दूज कैसे हो सकती है। तो जैसे ही रावल रतन सिंह बाहर आए, उसने देखा तो तत्काल प्रभाव से राघव चेतन इस ब्राह्मण ने अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करते हुए एक नकली सूर्य क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, बाद में जो इस बात पे थोड़ा संशय हुआ। संशय की स्थिति में बाकी जो दरबारी लोग थे उन्होंने कहा कि आज तो अमावस्या है। इस बात का भंडाफोड़ हुआ। ठीक है, तो राघव चेतन के बारे में बाकी जो लोग हैं, दरबारी जो लोग, उन्होंने कहा कि सर जब अभी या इस प्रकार की हमारे साथ ये झूठ बोल सकता है या कहीं न कहीं विश्वासघात कर सकता है, तो भविष्य में और भी कुछ क्योंकि दरबार में बहुत सारे दरबारी लोग एक दूसरे को देखकर क्या करते थे, चिढ़ते थे। तो रावल रतन सिंह के बहुत जोर शोर से बाकी लोगों ने कान भरे। उस परिस्थिति में राघव चेतन जो है, इनको दरबार से क्या कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। यहाँ तक कि ऐसा भी मानते हैं कि इनका काला मुंह करके इनको गधे पर निकालकर इनकी सवारी निकाली गई। तो काफी हम ये कह सकते हैं कि अपमानित किया गया किसको, राघव चेतन नामक ब्राह्मण को। राघव चेतन नामक ब्राह्मण जो है, ये बहुत जोर शोर से बांसुरी बजाते थे। ठीक है, तो एक बार जंगल में बैठे हुए बांसुरी बजा रहे थे। माना गया कि उस जंगल से कौन गुजर रहे थे, अलाउद्दीन खिलजी गुजर रहे थे। तो उन्होंने काफी प्रभावित हुए उस बांसुरी से। दूसरी ओर देखो, अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी की अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है दक्षिणी भारत पर आक्रमण करना चाहता है, लेकिन तब तक उसके आसपास के जितने भी शासक थे उन सारे शासकों को अपने अधिकार में लेना चाहता था। ठीक है, जैसे हमने बात की 1301 में रणथंभौर को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। और अब हम बात कर रहे हैं जो लगभग देखो 1303 की बात कर रहे हैं, तो अब ये निश्चित रूप से चित्तौड़गढ़ को अपने अधिकार में लेने के लिए ललायित हैं, मौका चाह रहे, कोई मौका मिले। और यहाँ राघव चेतन जो ब्राह्मण है, ये अलाउद्दीन खिलजी के जब संपर्क में आए, तो इन्होंने रानी पद्मिनी की सुंदरता का अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष क्या किया, सुंदरता का वर्णन किया। और इतना जोर शोर से वर्णन किया कि इतनी सुंदर, इन्होंने कहा राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी से कि आपके हरम में लगभग 5000 महिलाएं हैं। ठीक है, लेकिन अगर उनमें एक और महिला शामिल हो जाए, कौन, रानी पद्मिनी। ठीक है, चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी, तो शायद और भी बेहतर होगा। इतनी सुंदर रानी है कि शायद इससे ज्यादा सुंदर मैंने आज तक कोई रानी नहीं देखी है। ठीक है, इससे ज्यादा सुंदर मैंने महिला नहीं देखी है। जब ये महिला पानी पीती है तो पानी की धारा जो है वो इनके कंठ से दिखाई देती। इतना मतलब बहुत जोर शोर से सुंदरता का क्या किया, वर्णन किया। अलाउद्दीन खिलजी जो है, जब बार बार ये वर्णन किया गया, बार बार अलाउद्दीन खिलजी को उकसाया गया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक चिट्ठी भेजी, किसके लिए, रावल रतन सिंह के लिए। रावल रतन सिंह के लिए एक चिट्ठी भेजी कि भाई आप रानी पद्मिनी जो है उनको कहाँ भेज दीजिएगा, दिल्ली भेज दीजिएगा। ठीक है, जब ये चिट्ठी रावल रतन सिंह के पास पहुंची तो रावल रतन सिंह बड़े क्रोधित हुए इस बात को लेकर के। उसने कहा कि ये हमारे मान और सम्मान के खिलाफ है। ठीक है, हमारा सामना तो युद्ध क्षेत्र में ही होगा। ठीक है, इस प्रकार का हम कोई समझौता अलाउद्दीन खिलजी से नहीं करना चाहते या नहीं करेंगे। ठीक है, फिर माना गया कि अलाउद्दीन खिलजी जो है उन्होंने चित्तौड़गढ़ पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। चित्तौड़गढ़ पर जब आक्रमण किया तो इस आक्रमण के दौरान बहुत लंबी अवधि तक, लगभग मानते हैं कि 6 से 8 माह तक अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को क्या किया, घेरे रखा। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को लंबी अवधि तक घेरे रखा। इस घेरे की वजह से एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी भी परेशान थे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को डर था कि कहीं मंगोल आक्रमण पीछे से दिल्ली पर, क्योंकि मंगोलों का उस समय बड़ा भय रहता था, तो उनको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग के चारों ओर घेरा डाले हुआ हूँ। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि मंगोल पीछे से कहाँ आक्रमण कर दे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण कर दे। तो उस परिस्थिति में अलाउद्दीन खिलजी भी परेशान थे। 6 से 8 महीने व्यतीत हो चुके थे, चारों ओर से घेरा डाले रखे हुए। दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी अन्न की या अन्य जो चीजें हैं, अन्न खाद्यान्न जो है, उनकी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। ठीक है, तो दोनों तरफ संशय बना हुआ था। इसी दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि अब देखो मैं
बल से तो शायद इसको नहीं जीत सकता, तो मुझे क्या करना चाहिए, अब कोई ना कोई छल कपट का कार्य करना चाहिए। ठीक है, कोई धोखे का इस टाइप का कोई इन्होंने प्लान सोचा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक चिट्ठी जो है पुनः किसको भिजवाई, कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर रावल रतन सिंह को भिजवाई कि कोई बात नहीं, इतने लंबे समय से लगातार घेरा डाले रखा, ये मेरी बहुत बड़ी गलती रही थी, मैं और आप जो हैं बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मतलब उन्होंने सही मायने में दोस्ती की ओर क्या किया, हाथ बढ़ाया। ठीक है, आप मुझे ससम्मान चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बुलाइएगा, अपन एक साथ दोनों क्या करते हैं, रात्रि भोज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से शत्रुता से लेकर के क्या मित्रता की ओर हाथ बढ़ाया। ठीक है, ये बात जब ये चिट्ठी रावल रतन सिंह के पास पहुंची तो रावल रतन सिंह ने अपने सभी दरबारी पदाधिकारियों को इकट्ठा किया और उनसे सलाह मशूरा किया कि भाई इस प्रकार से अब अलाउद्दीन खिलजी का हमारे पास न्योता आ रहा है। ठीक है, लेकिन देखो ये जो निमंत्रण अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा मित्रता भोज का, लेकिन इसके साथ साथ एक कंडीशन और जुड़ी हुई थी कि भाई देखिए राघव चेतन जो है इन्होंने रानी पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किया है, तो मेरे दिमाग में हमेशा एक संशय बना रहेगा कि भाई पता नहीं कितनी सुंदर है, तो हो सके तो आप मुझे रानी पद्मिनी को और दिखा दीजिएगा। ठीक है, केवल दिखा दीजिएगा उनको। तो इस प्रकार से एक शर्त ये भी थी। ठीक है, इन सारी शर्तों को लेकर के रावल रतन सिंह जो है उन्होंने दरबार सजाया, दरबार में पदाधिकारियों से मशवरा किया। मशवरा करने के बाद दरबारी पदाधिकारियों ने भी कहा कि देखिए ये सही मायने में बड़े शासक हैं और इस संकट को अगर इस समझौते के तहत टलाया जा सकता है तो शायद अच्छा रहेगा। ठीक है, तो रावल रतन सिंह जो है इस समझौते के लिए क्या हुए, तैयार हुए। देखो अलाउद्दीन खिलजी जो है इनको चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बुलाया गया। ठीक है, इनका स्वागत सत्कार किया गया, भोज का आयोजन हुआ। ठीक है, शत्रुता से मित्रता की ओर दोनों आगे बढ़े। ठीक है, माना गया कि रानी पद्मिनी जो है उनका मैंने कहा कि उनका चेहरा जो है दिखाने की जो शर्त थी, उस शर्त को भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से पूरा किया गया। देखो यहाँ थोड़ा सा विवादास्पद स्थिति है, रानी पद्मिनी का चेहरा प्रत्यक्षते दिखाया गया या अप्रत्यक्षते दिखाया गया, जो भी बातें हैं मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। वास्तविकता क्या है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भाई एक पद्मिनी एक तालाब है, उस तालाब के अंदर एक पद्मिनी महल है, वर्तमान में भी चित्तौड़गढ़ में ये मौजूद है। उस महल की सीढ़ियों पर जो भी बैठता है उसकी जो उसका जो चित्र है या उसका चेहरा जो है वो पास में स्थित एक महल में एक दर्पण लगा हुआ है, उस दर्पण में दिखाई देता है। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई। ठीक है, कुछ कहते हैं कि भाई वो जो तालाब, उस तालाब के पानी में, तो इस प्रकार से अलग अलग बातें हैं। ठीक है, दर्पण के मामले में भी कहीं इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है। ठीक है, कि भाई उस समय दर्पण कहाँ से आ गया था, तो इस प्रकार से कई सारी बातें हैं, उस विवाद में हम नहीं जाना चाहते। जो भी रहा, इस प्रकार की व्यवस्थाएं हुई। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि भाई जब ये महल पर रानी पद्मिनी को बिठाकर उनका चेहरा दर्पण में दिखाया गया तो वास्तव में रानी पद्मिनी को महल की सीढ़ियों पर नहीं बिठाया गया। ठीक है, उनके भाई थे बादल। कौन थे? रानी पद्मिनी के भाई बादल जो थे, इनको रानी पद्मिनी के जो वस्त्र हैं वो पहना दिए गए। ठीक है, उनके कपड़े पहनने के बाद वो उन महलों की सीढ़ियों पर बैठे। ठीक है, बादल भी काफी बिल्कुल उनकी शक्ल जो है रानी पद्मिनी जैसी थी, काफी सुंदर थे। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई। जो भी रहा विवादास्पद स्थिति है, हम ज्यादा इसमें नहीं जाना चाहते। तो इस प्रकार से समझौता हुआ। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है वो रावल रतन सिंह जो है वो अलाउद्दीन खिलजी को ये सब कुछ होने के बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतिम दरवाजे तक छोड़ने के लिए आते हैं। ठीक है, एज ए भाई अतिथि को जब हम कोई भी मेहमान आ जाता है उसको दरवाजे तक छोड़ने जाते इस टाइप से। ठीक है, तो वहां जब दरवाजे के पास पहुंचे तो वहां अलाउद्दीन खिलजी जो है उन्होंने रावल रतन सिंह को क्या कर लिया? कैद कर लिया। ठीक है, और कैद करके पकड़ के कहां ले गए? दिल्ली ले गए। उसके बाद देखो, दिल्ली ले जाने के बाद फिर चिट्ठी भिजवाई गई, किसके लिए? रानी पद्मिनी के लिए। रानी पद्मिनी के लिए चिट्ठी भिजवाई गई कि देखिए आप आ जाइएगा। ठीक है, निश्चित रूप से आप आकर मुझसे विवाह कर लीजिएगा और हम आपके पतिदेव को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। ऐसी परिस्थिति में रानी पद्मिनी जो है, क्योंकि इसके सामने संकट था, अब क्या किया जाए? रानी पद्मिनी जो है इन्होंने पुनः चिट्ठी भिजवाई कि हम ऐसे नहीं आ सकते, मेरे साथ मेरी 1600 दासियां हैं। ठीक है, मैं 1600 दासियां आपके यहां लेकर आऊंगी और उन दासियों का चेहरा जो है वो केवल आप ही देख सकते हैं, बाकी लोग उनका चेहरा नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से शर्तें हुई। इन शर्तों के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप 1600 दासियों के साथ बिल्कुल पधार सकते हैं। माना गया कि 1600 जो दासी थी, बेसिकली वो दासी नहीं थी, वो राजपूत योद्धा थे।
राजपूत योद्धा जो है पालकी में दासियों के कपड़े पहनकर हथियारों सहित वो पालकियों में बैठ गए थे। इसके अलावा जो कहार जो थे, पालकी को उठाने वाले जो लोग हैं, एक पालकी को 4 लोग लगभग उठाते थे या 2 लोग उठाते थे, जो भी है 4-5 लोग, जो भी एक पालकी के साथ जितने भी जो लोग थे वो भी दासी कहार नहीं थे, वो भी एक हम कह सकते हैं कि सिद्धस्थ सैनिक थे, जो बहुत निपुण सैनिक जिनको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि 1600 दासियों के साथ लगभग 5000, हम बात करें लगभग 8000 लोग, 8 से 11000, कुछ इतिहासकार तो बताते हैं कि लगभग 11200 के आसपास सैनिक जो है वो दासियों के वेश में डायरेक्ट रूप से कहां पहुंचे, दिल्ली पहुंचे। देखो, दिल्ली शाम का समय था जब वो दिल्ली पहुंचे, तो रानी पद्मिनी जो है उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि देखो, मैं अब आपसे विवाह करने वाली हूं, तो आप मुझे, मेरी एक इच्छा है कि आप मेरे पतिदेव से मेरी अंतिम मुलाकात करवा दीजिएगा। ठीक है, तो रावल रतन सिंह जो है उनको कैद से बाहर निकालकर रानी पद्मिनी के पास भेजा गया। ठीक है, इसी दौरान लगभग ये 10 या 11000 जो सैनिक थे, इन सैनिकों ने क्या कर दिया, धावा बोल दिया, आक्रमण बोल दिया। ठीक है, और इस आक्रमण के दौरान रानी पद्मिनी जो है अपने पतिदेव रावल रतन सिंह को दिल्ली से छुड़ाकर कहां, चित्तौड़गढ़ ले आती हैं। ठीक है, दूसरी ओर वो 11000 सैनिक जो है ये युद्ध लड़ते हैं, और इस युद्ध संघर्ष में गोरा और बादल, इस संघर्ष में कौन, गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, देखो, अलाउद्दीन खिलजी जो है उनको बड़ा अपमानित महसूस हुआ इस घटना के बाद। ऐसी परिस्थिति में अलाउद्दीन खिलजी जो है उन्होंने 1303 अगस्त 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, जिसको हम इतिहास में बोलते हैं चित्तौड़गढ़ का युद्ध, चित्तौड़गढ़ का युद्ध। ठीक है, ये आक्रमण जो है इतना भयानक आक्रमण था। इस आक्रमण के दौरान रावल रतन सिंह जो हैं, क्योंकि इनको ये सुनिश्चित था कि शायद हम इस युद्ध को नहीं जीत पाएंगे, इसलिए इस आक्रमण के दौरान रावल रतन सिंह जो है, हम कह सकते हैं रावल रतन सिंह के नेतृत्व में, रावल रतन सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ, केसरिया हुआ। हम जानते हैं केसरिया क्या है, जब युद्ध क्षेत्र में सुनिश्चित हो जाता है कि हम नहीं जीत सकते और हम अधीनता भी स्वीकार करना नहीं चाहते, तो सारे शासक और उसके जो अधीनस्थ जो हैं वो केसरिया वस्त्र धारण करके युद्ध के मैदान में उतर जाते हैं। और पीछे से मैं बात करूं रानी पद्मिनी के नेतृत्व में, पद्मिनी के नेतृत्व में क्या हुआ, जोहर हुआ। ठीक है, अग्नि जोहर जिसको बोलते हैं, और केसरिया और जोहर मिलकर हम क्या कह देते हैं, साका। क्या कह देते हैं, साका। देखो, पूछा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पहला साका कब हुआ, 1303 ईस्वी में। दूसरी बात मैं कहूं, राजस्थान का सबसे बड़ा साका, सबसे बड़ा शाका, बड़ा क्यों कहा गया, क्योंकि लगभग 1600 महिलाओं के साथ रानी पद्मिनी जो है वो किसमें, अग्नि में कूदकर उन्होंने क्या कर लिया, जोहर कर लिया। तो ठीक है, इस प्रकार से हम बात करते हैं, ये पूरी घटना हम जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, देखो, रावल रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात रावल शाखा जो है, मेवाड़ की कौन सी शाखा, रावल शाखा जो है क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, देखो, रानी पद्मिनी की ये जो घटना है, इस घटना को अलग अलग इतिहासकार, मैं बात करता हूं रानी पद्मिनी की ये जो घटना है, इस घटना को अलग अलग इतिहासकार जो है वो कहते हैं। देखो, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ये जो पद्मावत ग्रंथ की जो कहानी है इसको मानते हैं काल्पनिक। कौन मानते हैं, पंडित गौरीशंकर ओझा, गौरीशंकर ओझा, ये इस कहानी को क्या मानते हैं, काल्पनिक मानते हैं। जबकि 2 इतिहासकार हम देखते हैं, दशरथ शर्मा और दूसरे हैं गोपीनाथ शर्मा, ये इस कहानी को क्या कहते हैं, ये इस कहानी को ऐतिहासिक मानते हैं। क्या मानते हैं, ऐतिहासिक।
ठीक है, ये काल्पनिक मानते हैं और ये क्या मानते हैं, ऐतिहासिक मानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, रावल रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात गुहिल वंश की कौन सी शाखा, रावल शाखा क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, देखो इस युद्ध के पश्चात मैं आपसे बात करूं, इस युद्ध के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी जो है, मैं बात करता हूं चित्तौड़गढ़ के इस युद्ध के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर अपने पुत्र के नाम पर, पुत्र का नाम था खिज्र खां, क्या नाम था, अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर क्या रख दिया, खिजराबाद रख दिया। क्या रख दिया, खिजराबाद। क्वेश्चन पूछा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम क्या बदला, खिजराबाद। ठीक है, बेसिकली इस बात का जिक्र जो है 1325 ईस्वी का एक शिलालेख हमें चित्तौड़गढ़ से मिलता है। चित्तौड़गढ़ शिलालेख है गेबी पीर का शिलालेख। ठीक है, इस शिलालेख से हमें ये सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं कि भाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र के नाम पर क्या रख दिया, खिजराबाद रख दिया। ठीक है, तो ओवरऑल इस प्रकार से कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। कहानी में कितनी सत्यता है, कितनी नहीं है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई है। ये कहानी पद्मावत ग्रंथ के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताई है, जबकि कुछ इतिहासकार इसका खंडन करते हैं, जबकि कुछ इतिहासकार इसे ऐतिहासिक मानते हैं। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो हैं, उनके पुत्र खिज्र खां जो हैं, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का कार्यभार जो है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का कार्यभार जो है अपने पुत्र खिज्र खां को सौंपा। खिज्र खां, और खिज्र खां जो है इन्होंने 1303 से लेकर के 1313 ईस्वी तक चित्तौड़गढ़ दुर्ग का कार्यभार संभाला। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, देखिए यहां का 1313 ईस्वी में खिज्र खां जो है ये दिल्ली चले गए। ठीक है, दिल्ली जब गए तो फिर इन्होंने इसका कार्यभार, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का कार्यभार जो है, एक व्यक्ति हमने पढ़े हैं सोनगरा मालदेव। सोनगरा मालदेव, आप ध्यान करिए, मैंने आपको पढ़ाया है जालोर के चौहान। कहां के चौहान, जालोर के जो चौहान हमने पढ़े हैं, उन जालोर के चौहानों में कानड़देव चौहान के भाई 1311 ईस्वी में जीवित शेष बचे थे सोनगरा मालदेव, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की सद्भावना प्राप्त की। सद्भावना के एवज में अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें 1313 ईस्वी में इसको चित्तौड़गढ़ दुर्ग का कार्यभार सौंप दिया। ये बात मैंने आपको जालोर के जब चौहान पढ़े थे उस समय मैंने डिस्कशन किया था। ठीक है, 1313 से 1326 ईस्वी तक इस दुर्ग का कार्यभार किसके पास रहा, सोनगरा मालदेव के पास रहा। ठीक है, उसके बाद देखो फिर हम बात करते हैं अगली जो शाखा है हमारी, कौन सी शाखा, शिशोदिया शाखा। देखो शिशोदिया शाखा की मैं आपसे बात करूं तो शिशोदिया जो शाखा है, इस शाखा के पहले शासक में बात करता हूं तो राहब, जबकि रावल शाखा के पहले शासक हम बात करते हैं रावल क्षेम सिंह, और अंतिम शासक बात करते हैं तो रावल रतन सिंह। ठीक है, और यहां देखो शिशोदिया शाखा के एक सामंत थे अरी सिंह। कौन थे, अरी सिंह। ठीक है, और अरी सिंह जो हैं इनके पुत्र हुए राणा हमीर शिशोदिया। कौन हुए, राणा हमीर शिशोदिया। जैसे ही रावल रतन सिंह की मृत्यु हुई तो मेवाड़ के जो सामंत हैं, मेवाड़ के सामंतों ने किसे, राणा हमीर सिसोदिया को मेवाड़ का शासक बना दिया। अब शासक तो बन गए हैं, लेकिन पूरा साम्राज्य किसके अधिकार में है, अलाउद्दीन खिलजी के कह सकते हैं कि पहले अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार में था, फिर खिज्र खां के अधिकार में रहा, और अब कौन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किसके अधिकार में है, सोनगरा मालदेव के अधिकार में है। इधर इसे शासक स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तो देखो
अब आपसे पूछा जाए कि भाई राणा शाखा के पहले शासक कौन थे? राहप। और मेवाड़ में मैं बात करूं आपके, मेवाड़ में राणा शाखा के पहले शासक कौन बने? राणा हमीर सिसोदिया। ठीक है, राहप ने तो सिसोदा ग्राम में सिसोदिया शाखा की स्थापना की थी, तो सिसोदिया ग्राम की बात कर रहे हैं राहप। ठीक है, लेकिन मेवाड़ में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सिसोदिया शाखा के पहले शासक या राणा शाखा के पहले शासक कौन थे? राणा हमीर सिसोदिया। देखो मैं यहां बात करता हूं 1326 ईस्वी में, 1326 ईस्वी में राणा हमीर सिसोदिया, राणा हमीर सिसोदिया जो है इनका शासनकाल क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये देखो ध्यान रखिए 1302 से 1303, 1303 से 1313, 1313 से 1326। तो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं राणा हमीर सिसोदिया। तो अगले शासक में यहां देखो, ये इंडेक्स मैंने इसलिए नहीं मिटाया था ताकि आपका कंफ्यूजन, क्योंकि देखो रावल शाखा को पहले हमने समाप्त किया है, फिर हम अब कौन सी शाखा से समाप्त कर रहे हैं? अब हम कौन सी शाखा की शुरुआत कर रहे हैं? राणा शाखा की शुरुआत कर रहे हैं। राणा शाखा की शुरुआत वैसे राहप ने की सिसोदा ग्राम में, लेकिन मेवाड़ में इसकी शुरुआत जो है राणा हमीर सिसोदिया ने की, इसलिए मैंने ये कंटिन्यू देखो इसको मिटाया नहीं था, मैं मिटा देता हूं। तो नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं आपसे अगले शासक, मेवाड़ के अगले शासक कौन हुए? मेवाड़ के अगले शासक हुए राणा हमीर सिसोदिया। नेक्स्ट मैं लिख देता हूं राणा हमीर सिसोदिया। देखो शासनकाल की बात करते हैं 1326 से 1364। ठीक है, सबसे पहली बात, ये सिसोदा ग्राम के सामंत, सिसोदा ग्राम के सामंत अरि सिंह के पुत्र थे, अरि सिंह के पुत्र। पहली बात देखो, अरि सिंह जो है चित्तौड़गढ़ के आक्रमण के दौरान ये भी संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। चित्तौड़गढ़ के युद्ध में राव रतन सिंह का सहयोग करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, इसके बारे में राणा हमीर सिसोदिया के बारे में कह सकते हैं यह है सिसोदिया शाखा, सिसोदिया शाखा, या हम कहें कि राणा शाखा, राणा शाखा के मेवाड़ में पहले शासक थे, मेवाड़ में पहले शासक। हम कहें कि भाई मेवाड़ की गद्दी पर राणा शाखा के पहले शासक कौन थे जो गद्दी पर बैठे? तो हम कह सकते हैं राणा हमीर सिसोदिया। कब बैठे? 1326 ईस्वी में। हम कह सकते हैं 1326 ईस्वी में इन्होंने तुर्कों को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। ठीक है, या हम कहें कि 1326 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर क्या कर लिया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया, और हम बात करते हैं इन्होंने जो उपाधि धारण की विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन। देखो इनको विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन का मतलब है विपरीत परिस्थितियों में सिंह के समान शौर्य प्रदर्शित करने वाला, विपरीत परिस्थितियों में सिंह मतलब सिंह के समान शौर्य प्रदर्शित करने वाला, शौर्य प्रदर्शित करने वाला। ठीक है, देखो ये जो उपाधि का उल्लेख जो हमें मिलता है, हम कह सकते हैं एक प्रशस्ति है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इसके अलावा हम कह सकते हैं कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति,
इन प्रशस्तियों की रचना जो है राणा कुंभा के समय में 1460 ईस्वी में हुई। ठीक है, किसके समय में? राणा कुंभा के समय में। इस प्रशस्ति में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या कुंभलगढ़ प्रशस्ति में ही इसको दी गई किसकी संज्ञा? विषम घाटी पंचानन की संज्ञा। इसका तात्पर्य विपरीत परिस्थितियों में सिंह के समान शौर्य प्रदर्शित करने वाला। इसके अलावा देखो राणा कुंभा की एक टीका है, राणा कुंभा की टीका का नाम था रसिक प्रिया। रसिक प्रिया, इस टीका रसिक प्रिया नामक जो टीका है, इसमें राणा हम्मीर सिसोदिया को कहा गया वीर राजा। क्या कहा गया? वीर राजा। तो देखो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कहा गया विषम घाटी पंचानन और रसिक प्रिया में कहा गया वीर राजा। देखो राणा हम्मीर सिसोदिया जो है, इन्होंने उदयपुर में, वर्तमान उदयपुर में अन्नपूर्णा मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर का निर्माण उदयपुर में इन्होंने, वर्तमान उदयपुर जो है वहां, क्योंकि उस समय उदयपुर नहीं था, अन्नपूर्णा मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, इसके अलावा देखो एक और महत्वपूर्ण बात देखते हैं, हम एक युद्ध देखते हैं, सिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध? इसके बारे में एक और बात मैं आपसे करता हूं, तो वो है सिंगोली का युद्ध। सिंगोली का युद्ध। और सिंगोली के इस युद्ध में इन्होंने दिल्ली के शासक मोहम्मद बिन तुगलक, हम कह सकते हैं इन्होंने दिल्ली के शासक मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया। मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया। कौन से युद्ध में? सिंगोली के युद्ध में। ठीक है, तो मैं एक बार फिर बात करता हूं राणा हम्मीर सिसोदिया। राणा हम्मीर सिसोदिया जो है, शासनकाल 1326 ईस्वी में इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। ठीक है, ये सिसोदा ग्राम के सामंत अरी सिंह के पुत्र थे, जो कि चित्तौड़गढ़ के युद्ध में रावलतन सिंह का सहयोग करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। ये सिसोदिया शाखा या राणा शाखा के मेवाड़ में पहले शासक, मेवाड़ की गद्दी पर बैठने वाले सिसोदिया शाखा के पहले शासक कौन थे? राणा हम्मीर सिसोदिया थे। ठीक है, इन्होंने 1326 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार किया। ठीक है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इन्हें विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई, जिसका अर्थ है विपरीत परिस्थितियों में सिंह के समान शौर्य प्रदर्शित करने वाला। जबकि राणा कुंभा की टीका, राणा कुंभा द्वारा लिखी गई टीका बेसिकली ग्रंथ था गीत गोविंद, और गीत गोविंद की टीका थी रसिक प्रिया। उस रसिक प्रिया में इसको कहा गया वीर राजा। इन्होंने वर्तमान उदयपुर में स्थित है एक मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर का निर्माण कराया, और सिंगोली के युद्ध में दिल्ली के शासक मोहम्मद बिन तुगलक को क्या किया? पराजित किया। शासनकाल 1326 से 1364। उसके बाद नेक्स्ट अगले जो शासक हैं वो है राणा हम्मीर सिसोदिया जो है। देखो राणा हम्मीर जो नाम है, ये कई नाम आ चुके हैं। हम्मीर, एक हम्मीर देव चौहान हुए थे। हम्मीर देव चौहान कहां के शासक थे? रणथंभौर के चौहान शासक थे हम्मीर देव चौहान। इसके अलावा हमने बात की थी आपसे हम्मीर सिंह हाड़ा। हम्मीर सिंह हाड़ा जो है वो बूंदी में हमने पढ़ाया था आपको। ठीक है, और यहां हम बात कर रहे हैं राणा हम्मीर सिसोदिया। तो नेक्स्ट में बात करता हूं, अगले शासक बने राणा क्षेत्र सिंह। कौन बने? राणा क्षेत्र सिंह। देखो राणा क्षेत्र सिंह जो है, हमने छेम सिंह पढ़ा था, वो रावल शाखा के पहले शासक छेम सिंह थे, और अब हम बात कर रहे हैं क्षेत्र सिंह। इसको राणा खेता के नाम से भी जाना जाता है, राणा खेता। ठीक है, राणा खेता, या इसे को हम बोल देते हैं क्या? राणा क्षेत्र सिंह। बेसिकली इनका शासनकाल देखते हैं 1364 से 1382। 1364 से 1382 इनका क्या रहा है? शासनकाल रहा है। देखिए इनके समय में सबसे मेन जो बात करता हूं, इन्होंने मालवा के शासक दिलावर खां गोरी, मालवा के शासक दिलावर खां गोरी को क्या किया? को पराजित किया। ठीक है, यहीं से संघर्ष की शुरुआत होती है, मेवाड़ मालवा संघर्ष।
कौन सा संघर्ष? मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत। मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत, संघर्ष की शुरुआत। ठीक है, देखो एक और महत्वपूर्ण बात हम करते हैं इसके बारे में। इनकी राणा क्षेत्र सिंह जो है, इनके वास्तविक पुत्र जो है वो थे राणा लाखा। कौन थे? राणा लाखा या लक्ष्य सिंह। लेकिन इनकी एक दासी थी, राणा क्षेत्र सिंह की क्या थी? एक दासी, या हम बोल देते हैं पासवान। ठीक है, बेसिकली वो खाती जाति से थी, खाती जाति। ठीक है, लकड़ी का काम करने वाली जो जाति है, खातिन बोलते थे उसको। क्या बोलते थे? खातिन। उसके 2 पुत्र थे। ठीक है, एक का नाम था चाचा और दूसरे का नाम था मीरा। क्या नाम था? चाचा और मीरा। ठीक है, तो यहां मैं बात करता हूं, ज्यादा इनकी बात मैंने क्यों की है, क्योंकि आगे हम इनको पढ़ेंगे, इसलिए मैं पहले ही समझा देता हूं कि भाई चाचा मीरा कौन है। तो हम कह सकते हैं राणा क्षेत्र सिंह की दासी, खातिन जाति की दासी थी। खातिन नाम का ही उल्लेख मिलता है। नाम क्या था? चाचा और मेरा उसके पुत्र थे। ठीक है, वास्तविक पुत्र कौन थे? राणा लाखा या लक्ष्य सिंह। तो देखो, राणा क्षेत्र सिंह की मृत्यु के पश्चात 1382 ईस्वी में राणा क्षेत्र सिंह की मृत्यु के बाद अगले शासक बनते हैं कौन? राणा लाखा। तो नेक्स्ट में बात करता हूं किसके बारे में? राणा लाखा के बारे में। देखो, मालवा और मेवाड़ का संघर्ष जो है उसकी शुरुआत किसके समय से मानी जाती है? तो राणा क्षेत्र सिंह के समय से मानी जाती है, क्योंकि इन्होंने मालवा के शासक, मालवा मतलब वर्तमान एमपी वाला जो भूभाग है, ठीक है, इन्होंने मालवा के शासक कौन? दिलावर खां गोरी को पराजित किया। तो यहां से मेवाड़ मालवा का संघर्ष स्टार्ट होता है। वास्तविक पुत्र राणा लाखा है, जबकि दासी पुत्र, खातिन जाति की दासी थी, उसके पुत्र कौन हुए? चाचा और मेरा। तो अगले नेक्स्ट जो शासक हैं वो हुए राणा लाखा। कौन हुए? राणा लाखा। लक्ष्य सिंह भी बोल सकते हैं, राणा लाखा के नाम से ज्यादा फेमस थे लक्ष्य सिंह। शासनकाल की अगर मैं आपसे बात करता हूं 1382 से 1421, ये इनका क्या रहा है? शासनकाल रहा है। देखो, इनके बारे में बात करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात, इनके समय में जावर, जो कि उस समय योगनीपट्टम के नाम से जाना जाता था, योगनीपट्टम, और हम जानते हैं वर्तमान में जावर जो है सीसा जस्ता की सबसे बड़ी खान है। ठीक है, जावर में चांदी की खानों की खोज हुई। अब चूंकि चांदी की खानों की खोज हुई, तो निश्चित रूप से मेवाड़ को आर्थिक सहयोग इन खानों से बहुत ज्यादा मिला। ठीक है, आर्थिक सुदृढ़ता इन खानों की वजह से प्राप्त हुई। देखो, राणा लाखा जो है, इनका इनके समय में चीतर नाम के बंजारे ने, चीतर बंजारा या हम बोल देते हैं पिच्छू बंजारा, जो है, इन्होंने अपने बैल की स्मृति में, बंजारा ने किसकी स्मृति में? अपने बैल की स्मृति में क्या किया? पिछोला झील का निर्माण कराया। पिछोला झील, ठीक है, निर्माण। तो पिछोला झील का निर्माण 1387 ईस्वी में पिछोला झील का निर्माण कार्य जो प्रारंभ हुआ, वो भी हम कह सकते हैं किनके समय में हुआ? राणा लाखा के समय में हुआ। किसने करवाया? चीतर या पिच्छू नाम के बंजारे ने अपनी बैल की स्मृति में करवाया। देखो, डिटेल से हम पिछोला झील के बारे में डिटेल से एक टॉपिक पढ़ेंगे, राजस्थान में झील, और राजस्थान में झील जब पढ़ेंगे तो उस समय पिछोला झील के बारे में डिटेल से मैं चर्चा करूंगा ज्योग्राफी में। ठीक है, इस झील का निर्माण कब हुआ, किसने करवाया? 1387 से 1391 में हुआ। किसने करवाया? कौन कौन से महल, ठीक है, क्या क्या घटनाएं झील से जुड़ी हुई, सारी बातें हम कहां करेंगे? झील में करेंगे। यहां मैं ज्यादा डिस्कस पिछोला झील के बारे में नहीं कर रहा हूं। तो हम कह सकते हैं इनके समय में जावर या योगनीपट्टम में किसकी? चांदी की खानों की खोज हुई। दूसरी बात, इनके समय में चीतर बंजारा या पिच्छू नाम के बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में क्या कराया? पिछोला झील का निर्माण कराया। देखो, नेक्स्ट में बात करता हूं, इन्होंने बूंदी के तारागढ़ दुर्ग के लिए,
बूंदी के तारागढ़ दुर्ग के लिए, तारागढ़ दुर्ग के लिए कसम खाई। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग के लिए कसम खाई। क्या कसम खाई? कि जब तक मैं इस दुर्ग को नहीं जीत लूंगा तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। जब तक मैं इस दुर्ग को नहीं जीत लूंगा तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। देखो यहां एक तारागढ़ जो दुर्ग है वो अजमेर में है, अजयमेरु दुर्ग। कौन सा दुर्ग? अजयमेरु दुर्ग। और अजयमेरु दुर्ग जो है इसी का नाम है तारागढ़। क्या है इसका नाम? तारागढ़। तारागढ़ क्यों पड़ा? देखो मेवाड़ में ही आगे हम एक शासक पढ़ेंगे, पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया। इस पृथ्वीराज सिसोदिया जो है इसकी पत्नी का नाम था ताराबाई। क्या नाम था? ताराबाई। और इस ताराबाई के नाम पर ही इस पृथ्वीराज सिसोदिया ने इसका नाम बदल कर रख दिया तारागढ़। बड़ी अच्छी घटना है इससे जुड़ी हुई, वो मैं आपको जब पृथ्वीराज सिसोदिया पढ़ाऊंगा उस समय बात करूंगा। इसी दुर्ग को कहा जाता है गढ़ बिठली। गढ़ बिठली। शाहजहां के सेनापति हुए विट्ठल दास गोड। कौन हुए? शाहजहां के सेनापति कौन हुए? विट्ठल दास गोड। शाहजहां के सेनापति विट्ठल दास गोड जो हैं उन्होंने बेसिकली इसका पुनः निर्माण कराया, इसलिए इसका नाम पड़ा गढ़ बिठली। ठीक है, जो भी रहा अजयमेरु दुर्ग को तारागढ़ दुर्ग गढ़ बिठली क्यों कहा, कब कहा, ये सारी बातें हम आगे डिटेल से आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में भी पढ़ेंगे और इधर विट्ठल दास गोड का भी इतिहास रहा है, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, वर्तमान में हम बूंदी वाले तारागढ़ दुर्ग की बात कर रहे हैं। देखो बूंदी वाला जो तारागढ़ दुर्ग है बेसिकली ऊंचाई पर स्थित है। इसमें जब मसाल वगैरह जब जलाते थे तो नीचे से ऐसा लगता था, पर्वत पर स्थित है ऊंचाई पर, इसमें जब मसाल वगैरह जलाई जाती थी तो रात्रि में ऐसा लगता था कि क्या चमक रहा है? तारा चमक रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा क्या? तारागढ़ दुर्ग। ठीक है, तो इसके बारे में देखो इन्होंने ये कसम क्यों खाई। इनके पिता राणा लाखा के पिता भी पढ़े हमने, क्षेत्र सिंह। क्षेत्र सिंह जो है वो बूंदी के शासक से संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी मृत्यु के बाद ये शासक बने, तो इसने प्रण लिया शासक बनते ही कि भाई जब तक मैं इस दुर्ग को नहीं जीत लूंगा, जब तक बूंदी के शासकों को पराजित नहीं कर दूंगा, हम तारागढ़ दुर्ग पर कब्जा नहीं कर लेंगे, तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। अब प्रारंभिक स्थिति में देखो बूंदी के शासक बड़े मजबूत थे, शक्तिशाली थे, इतना आसान नहीं था। उनकी सेना मजबूत सेना थी, अच्छी टक्कर ले रही थी मेवाड़ के शासकों से। अब उस परिस्थिति में इनके पिता संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। अब उसी परिस्थिति में अगर ये कसम खा ली जाए कि भाई जब तक मैं इस दुर्ग को नहीं जीत लूंगा तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, तो क्या उस तारागढ़ दुर्ग को जीतना पॉसिबल था? अगर जीतने में सक्षम होते तो इनके पिता ही जीत सकते थे उसको। ठीक है, वो संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, तो वो परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि एट ए टाइम आक्रमण करके तारागढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया जाए। लेकिन इसने क्या किया? अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। अब देखो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे तो नेचुरल सी बात है कि 2, 4, 5, 10 दिन बाद डेथ हो जाएगी। ठीक है, जब खाना पीना ही नहीं खाएंगे। तो इसके सामंतों ने इसको समझाया कि देखो आपने जो प्रण लिया है, अब इस प्रण को तोड़ने का हमारे पास एक ही तरीका है। हम आक्रमण करेंगे तो हो सकता है हम पराजित हो जाएं, तो क्यों ना एक छद्म या हम कह सकते हैं कि एक नकली दुर्ग बना लिया जाए। नकली दुर्ग। ठीक है, मिट्टी का एक नकली तारागढ़ दुर्ग बनाया गया, फॉर्मेलिटी वाला मिट्टी का एक तारागढ़ दुर्ग बनाया गया कि भाई इस दुर्ग को हम ढहा देंगे, इससे आपका प्रण क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ठीक है, तो ऐसा माना गया कि मिट्टी का एक तारागढ़ दुर्ग बनाया गया, फॉर्मेलिटी वाला दुर्ग बनाया गया। ठीक है, ये जो दुर्ग है इस दुर्ग को ढहाकर इस कसम को तोड़वाना था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये जो दुर्ग है, ठीक है, इस दुर्ग में इस प्रकार से हम कह सकते हैं, ये जो दुर्ग था, ठीक है, इस दुर्ग में जनरली हम बात करें तो इस दुर्ग को ढहाना था। माना जाता है कि राणा लाखा जो है वो अपने कुछ सैनिकों के साथ क्या करते हैं, इस दुर्ग को ढहाने के लिए जाते हैं। तभी इस दुर्ग से एक तीर आता है और वो तीर जो है राणा लाखा का जो घोड़ा है उसके सिर में आकर लगता है। ठीक है, और घोड़ा वहीं धराशायी हो जाता है। उसके बाद फिर एक और तीर आता है, वो तीर राणा लाखा के एक अंगरक्षक थे जो थे उनको लगता है और उनकी भी क्या हो जाती है, उस तीर के माध्यम से मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो राणा लाखा को बड़ा आश्चर्य आया कि भाई ये क्या हो रहा है।
ठीक है। तो इन्होंने अपने कुछ अन्य सैनिक जो है वो दुर्ग के अंदर भेजे कि भाई जानकारी करके आइए कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, कौन है जो अंदर से तीर मार रहा है। तो देखो अंदर एक माना गया कि एक सैनिक थे, उनका नाम था कुंभाहाड़ा। क्या नाम था? कुंभाहाड़ा। राणा कुंभा नहीं, राणा कुंभा शासक हुए हैं मेवाड़ के, यहां हुए कुंभाहाड़ा नामक सैनिक थे। ये मूलतः बूंदी के निवासी थे, लेकिन मेवाड़ की सेना में सैन्य कार्य करते थे। मेवाड़ की सेना में क्या थे? सैनिक थे, सेवा दे रहे थे। ठीक है। इसने सोचा कि भाई जो भी रहा फॉर्मेलिटी वाला ही सही, नकली दुर्ग ही सही, लेकिन ये बात तो बूंदी के तारागढ़ दुर्ग की हो रही है, बूंदी के सम्मान की हो रही है। ठीक है। फॉर्मेलिटी वाला ही तारागढ़ दुर्ग डहा, लेकिन बूंदी का तारागढ़ दुर्ग डहा। इतिहास तो यही कहेगा इस बात को। इनका स्वाभिमान जाग उठा कि नहीं, ऐसे कैसे, हम इस फॉर्मेलिटी वाले नकली दुर्ग या नकली तारागढ़ दुर्ग को भी डहाने नहीं देंगे। ठीक है। माना गया कि देखो बड़ा समझाया गया कुंभाहाड़ा को कि भाई देखो, कुंभाहाड़ा ने यह भी कहा था, जो इसको समझाने के लिए जो सैनिक गए थे, कि देखो आपने राणा लाखा का नमक खाया है, सेवा की है, सेना में रहे हैं, आपको वेतन दिया है, तो आप इस प्रकार से नमक हरामी नहीं कर सकते। इसने कहा कि अगर मैं ऐसा करता तो पहला तीर ही कहां किसको लगाता? राणा लाखा को लगाता। तो मैं वार्निंग दे रहा था कि ऐसा मत कीजिएगा, तभी तो मैंने घोड़ा और अंगरक्षक के ऊपर तीर लगाया है। ठीक है। नहीं माना। ऐसी परिस्थिति में एक छोटा सा छद्म युद्ध हुआ। ठीक है। एक हम कह सकें छोटा सा युद्ध हुआ और बाकी सैनिक जो है उन्होंने आक्रमण किया। ये कुंभाहाड़ा जो है इसमें क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक है। इस समय देखो बूंदी के शासक इस समय कौन थे? हम्मीर सिंह हाड़ा थे। कौन थे? हम्मीर सिंह हाड़ा। ठीक है। ये बात हमने बूंदी के इतिहास में भी आपसे डिस्कस की थी। तो एक घटना तो हम बात करते हैं, कौन सी? ये वाली घटना। इसके अलावा देखो एक और घटना की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो वो अगली घटना क्या है? राणा लाखा जो है, इन्होंने मेवाड़ के शासक, देखो मैं बात करता हूं एक बार, मैं बात कर लेता हूं। एक तरफ थे मेवाड़ और दूसरी तरफ था मारवाड़। मेवाड़ के जो शासक थे वो थे राणा लाखा, और मारवाड़ के शासक जो थे वो थे राव चूड़ा। राव चूड़ा की एक पत्नी थी किशोरी रानी या किशोरी देवी। इनके दो पुत्र हुए। ठीक है। एक पुत्र था राव रणमल। ठीक है। राव रणमल की बहन थी हंसाबाई और दूसरे पुत्र थे राव कान्हा। राव चूड़ा, इधर मैं राणा लाखा की बात करता हूं तो राणा लाखा जो हैं इनके एक पुत्र थे राव या कुंवर चूड़ा। ठीक है। देखो यहां ध्यान रखना, ये राव चूड़ा मारवाड़ के हैं या राव या कुंवर चूड़ा कहां के हैं? मेवाड़ के हैं। ठीक है। देखो राव चूड़ा जो है इन्होंने किशोरी देवी के प्रभाव में आकर अपने बड़े पुत्र राव रणमल के स्थान पर छोटे पुत्र राव कान्हा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जब कान्हा उत्तराधिकारी घोषित हुआ तो राव रणमल नाराज हुए और नाराज होकर के अपनी बहन हंसाबाई जो है उसको लेकर के कहां पहुंचे? मेवाड़ के शासक राणा लाखा के पास पहुंचे। देखो राव रणमल जो है हंसाबाई का विवाह प्रस्ताव जो है राणा लाखा के समक्ष उन्होंने रखा। राव रणमल चाहते थे कि भाई हंसाबाई का विवाह जो है वो किससे कर दिया जाए? राव चूड़ा से या कुंवर चूड़ा से कर दिया जाए। लेकिन जब ये विवाह प्रस्ताव में एक नारियल भेजा जाता था, जब ये नारियल राणा लाखा के पास दरबार में भेजा गया तो राणा लाखा जो है वो मजाक में राव रणमल से कहते हैं भरे दरबार में कि मुझे नहीं मालूम कि मेरा पुत्र जो है विवाह लायक हो चुका है। ठीक है। अभी तो मैं खुद ही विवाह लायक हूं। ठीक है। इस प्रकार से मैं कब बुजुर्ग हो गए, इस प्रकार की मजाक के अंदाज में कहा गया कि मैं ही अभी बहुत जवान हूं। ठीक है। अभी मेरा पुत्र विवाह लायक कब हो गया ये मुझे अभी जानकारी
नहीं है, एक मजाक के अंदाज में कहा गया। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हुआ आगे चलकर। ये जो प्रस्ताव, वास्तव में प्रस्ताव किसके लिए आया था? राव या कुंवर चूड़ा के लिए आया था, लेकिन यह मजाक के अंदाज में यहाँ राणा लाखा जो है इनके दरबार में इस प्रकार से राव रणमल से मजाक के अंदाज में उन्होंने बोला। ये जो बात है, ये जो मजाक था, ये मजाक किसके कानों में आया? राव या कुंवर चूड़ा के कानों में। ठीक है, देखो राणा लाखा जो है वो अपने पुत्र से कहते हैं कि भाई राव रणमल अपनी बहन हंसाबाई का प्रस्ताव लेके आए हैं आपके लिए, मतलब आपसे विवाह करना चाहते हैं। तो राव या कुंवर चूड़ा जो है वो मना कर देते हैं कि नहीं, मैं क्या नहीं करूंगा, हंसाबाई से विवाह नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मैं तो हंसाबाई को अपनी मां का दर्जा दे चुका हूं। भाई जिस महिला से मेरा पिताजी जो है, या जिस महिला से हम कह सकते हैं कि मेरे पिता जो है वो विवाह करने की इच्छा रखते हों, उस महिला से मैं विवाह कैसे कर सकता हूं? इसलिए उन्होंने हंसाबाई को अपनी मां का दर्जा दे दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ कुछ अलग अलग इतिहासकार अलग बातें भी करते हैं। राणा लाखा सीधा भी कह देते हैं कि भाई हंसाबाई का विवाह मेरे से क्यों नहीं कर देते, ऐसे भी कह देते हैं। कुछ कहते हैं कि भाई मजाक के अंदाज में इन्होंने कहा था कि अभी तो मैं ही जवान हूं। ठीक है, तो मां का दर्जा दे दिया। तो कुंवर चूड़ा ने मना किया कि भाई मुझे जब पता लगा कि भाई इस प्रकार से दरबार में बातें हुई हैं, तो सबके सामने ही बातें हुई हैं दरबार में, तो मैं हंसाबाई को अपनी मां के समान मानता हूं, उनको मां का दर्जा मैंने दे दिया है, आप हंसाबाई से क्या कर लीजिएगा, विवाह कर लीजिएगा। तो राणा लाखा जो है उन्होंने राव रणमल के समक्ष प्रस्ताव रखा, कहा उनसे कि भाई हंसाबाई का विवाह आप मेरे से ही कर दीजिएगा, मेरा पुत्र जो है उनको अपनी मां का दर्जा दे चुका है। उस परिस्थिति में राव रणमल ने कहा कि बिल्कुल हम राणा लाखा से, मतलब आपसे हंसाबाई का क्या कर देंगे, विवाह कर देंगे, लेकिन शर्त यह है कि हंसाबाई से उत्पन्न संतान ही मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी होगा। मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा? हंसाबाई से उत्पन्न संतान ही होगा। ठीक है, तो फिर समस्या आई। देखो राणा लाखा तो कुंवर चूड़ा उनके बड़े पुत्र थे, ठीक है, इनको उत्तराधिकारी घोषित कर चुके थे। तो फिर समस्या आई कि भाई ये कैसे पॉसिबल है? तो राव या कुंवर चूड़ा जो है उन्होंने अपने पिता राणा लाखा के लिए, ताकि उनका विवाह हंसाबाई से हो जाए, उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए इन्होंने अपना संपूर्ण इस बात को एक्सेप्ट किया कि बिल्कुल ठीक है, हम नेक्स्ट अगला जो उत्तराधिकारी होगा मैं नहीं रहूंगा। ठीक है, हंसाबाई से उत्पन्न संतान, और हंसाबाई से देखो इस शर्त पर विवाह भी हुआ, और विवाह के दौरान उत्पन्न हुए कौन? राणा मोकल। कौन उत्पन्न हुए? राणा मोकल। ठीक है, देखो राणा लाखा की मृत्यु के पश्चात 1421 ईस्वी में राणा लाखा की क्या हुई? मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु के पश्चात वचन के अनुसार हंसाबाई के पुत्र जो है राणा मोकल शासक बने, कुंवर चूड़ा जो है वो इनके क्या बने? संरक्षक बने। क्या बने? संरक्षक बने। ठीक है, और कुंवर चूड़ा जो है उन्होंने संपूर्ण साम्राज्य राणा मोकल के पक्ष में त्याग दिया, शासक इनको बना दिया, खुद क्या बन गए? संरक्षक बन गए। ठीक है, इसलिए राव या कुंवर चूड़ा जो है इसे कहा जाता है मेवाड़ का भीष्म पितामह। मेवाड़ का भीष्म पितामह। देखो महाभारत में हम देखते हैं भीष्म जो है उन्होंने भी अपना संपूर्ण साम्राज्य त्याग दिया अपने सौतेले भाई के लिए, और यहां भी देखो कुंवर चूड़ा जो है उन्होंने अपने सौतेले भाई राणा मोकल के लिए अपना संपूर्ण साम्राज्य त्याग दिया, इसलिए इसे बोलते हैं मेवाड़ का भीष्म पितामह। ठीक है, तो मेवाड़ के भीष्म पितामह के रूप में जाने जाते हैं कौन? राव या कुंवर चूड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बात करते हैं राणा लाखा के बारे में। तो राणा लाखा के बारे में देखो दो महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई हैं। एक बात तो कौन सी है? एक बात तो है कि बूंदी के तारागढ़ दुर्ग के लिए इन्होंने कसम खाई कि जब तक मैं इस दुर्ग को नहीं जीत लूंगा तब तक अधिग्रहण नहीं करूंगा। दूसरी बात, इन्होंने मेवाड़ के शासक, मारवाड़ के शासक राव चूड़ा के पुत्र हुए राव रणमल। ठीक है, राव रणमल की बहन हंसाबाई, राव रणमल की बहन मारवाड़, बाद में राव रणमल शासक बन गए मारवाड़ के। ठीक है, सैन्य सहयोग के बदले। तो मारवाड़ जो है, मारवाड़ के शासक राव रणमल की बहन हंसाबाई से इस शर्त पर विवाह किया कि उनसे उत्पन्न संतान ही मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी होगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ठीक है, राणा लाखा के उत्तराधिकारी जो थे राव चूड़ा या कुंवर चूड़ा, उन्होंने अपना संपूर्ण साम्राज्य हंसाबाई के पुत्र राणा मोकल के पक्ष में त्याग दिया, और राव या कुंवर चूड़ा जो है वो क्या बने? मोकल के संरक्षक बने।
ठीक है। इसलिए चूंकि संपूर्ण साम्राज्य इन्होंने त्याग दिया, इसलिए इन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। देखो आगे चलकर क्या होता है वो सारी बातें मैं डिटेल से नेक्स्ट वीडियो क्लास में लेके आऊंगा। आज की वीडियो क्लासेज में इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो क्लासेज में मैं शुरुआत करूंगा कहां से, राणा मोकल से। तो अगले शासक क्योंकि राणा मोकल बने हैं, तो नेक्स्ट राणा मोकल की मैं आपसे बात करूंगा। इनका शासनकाल रहा है 1421 से 1433 ईस्वी। तो 1421 से देखो 1421 तक ये शासक रहे, उसके बाद कौन रहे, राणा मोकल। थैंक यू।